साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, नवमास कुंडली पर यह दूसरा एपिसोड है। यदि आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, फिर यह आप एपिसोड देखेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा। पहले भाग का लिंक ऊपर आई बटन पर आ रहा है। इसके अलावा यदि आप पहली बार ही हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मेरे प्रिय साथियों, नवमास कुंडली जो है वैवाहिक जीवन के साथ साथ लग्न कुंडली के सप्तम भाव की गहराई को भी बताती है। यानी यदि हम सप्तम भाव की बातों को गहराई से समझना चाहेंगे तो नवमास कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही हमें करना होगा। मेरे प्रिय साथियों, लग्न कुंडली का जो प्रथम भाव होता है वह हमारा तन होता है। यानी लग्न कुंडली का लग्न भाव यानी प्रथम भाव हम स्वयं हैं। यदि हम लग्न कुंडली का चतुर्थ भाव देखेंगे तो यह हमारा सुख भाव है। यानी हम अपने जीवन में किस किस प्रकार के सुखों का भोग करने वाले हैं, यह हमें लग्न कुंडली के चतुर्थ भाव से पता चलता है। अब देखिए, इसी प्रकार से हमारे जीवन के हर विषय से हमें सुख या दुख अवश्य ही प्राप्त होते हैं। यदि हम सिर्फ सकारात्मक बात करें तो जीवन के हर विषय से हमें कुछ ना कुछ सुख जरूर प्राप्त होते हैं। जैसे यदि आप व्यापार करते हैं और आपका व्यापार यदि अच्छा चल रहा है तो आपके लिए यह व्यापार का सुख हो गया है। इसके अलावा यदि जैसे आपकी संतान है और आपकी संतान ने अच्छी पढ़ाई की है, उसका विवाह हो गया है और वह पूर्ण रूप से आपका हर प्रकार से सहयोग करता है तो यह पूर्ण रूप से संतान सुख हो गया है। अब मान लीजिए कि आपका विवाह हो चुका है, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, आप अपने जीवन साथी के साथ आनंद में हैं, आप दोनों के मध्य जो है तालमेल भी अच्छा है, तो आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर भी खुश हैं, तो यह भी अपने आप में वैवाहिक सुख हो गया है। अब आखिर हम नवमास कुंडली में यह वैवाहिक सुख देखेंगे कैसे? आखिर कुंडली में ऐसा क्या फॉर्मूला होता है जिससे हम यह देख पाएं कि विवाह सुख मिल पाएगा अथवा नहीं? देखिए, नवमास कुंडली में वैवाहिक जीवन का सुख देखने के लिए बहुत से फॉर्मूले होते हैं। लग्न कुंडली के जैसे लग्न लग्नेश सप्तम सप्तमेश कारक ग्रह, इसके अलावा ही नवमास कुंडली में लग्न लग्नेश सप्तम और सप्तमेश की स्थिति देख लेने के साथ ही और भी कई सूत्र होते हैं जो कि हमें यह बताते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। जिस प्रकार से लग्न कुंडली का चतुर्थ भाव हमें जीवन में मिलने वाले सुख को बताता है, उसी प्रकार नवमास कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वह विवाह से प्राप्त होने वाला सुख हो गया है। तो देखिए, नवमास कुंडली का चतुर्थ भाव कितना महत्वपूर्ण भाव हो गया है। अब देखिए, यह तो हमें ज्ञात हो ही गया है कि नवमास कुंडली के चतुर्थ भाव से हम विवाह सुख को देख सकते हैं, लेकिन अब हम यह समझेंगे कैसे कि विवाह सुख प्राप्त होगा अथवा नहीं। मेरे प्रिय साथियों, नवमास कुंडली के चतुर्थ भाव पर यदि किसी भी प्रकार से शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए और पापी ग्रहों का प्रभाव कम से कम हो तो ऐसी स्थिति में विवाह का सुख प्राप्त हो ही जाता है। अब देखिए, चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों के प्रभाव का यह अर्थ है कि यदि नवमास कुंडली के चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठे हो या चतुर्थ भाव पर किसी भी प्रकार से शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो प्रायः वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। मेरे प्रिय साथियों, यदि चतुर्थ भाव पर पापी या क्रूर ग्रहों का प्रभाव अधिक है, यानी चतुर्थ भाव में ही पापी या क्रूर ग्रह बैठे हैं या चतुर्थ भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि हो और किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव चतुर्थ भाव पर ना हो तो कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख में कमी आती है। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे ये होता है कुंडली का चतुर्थ भाव। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ नवमास कुंडली के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
अब चूंकि नवमांश कुंडली सप्तम भाव का डीप रिसर्च होता है तो हमने नवमांश कुंडली खोल ली और नवमांश कुंडली का चतुर्थ भाव विवाह का सुख हो गया है। चतुर्थ भाव ये विवाह का सुख हो गया। अब यदि चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव अधिक है तो प्रायः वैवाहिक सुख प्राप्त होता है, लेकिन कम से कम पापी ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। अब शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये चारों जो ग्रह हैं ये शुभ ग्रह होते हैं। यदि इन चारों में से किसी भी ग्रह का प्रभाव यदि यहाँ चतुर्थ भाव पर पड़ रहा है, या तो ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं या चतुर्थ भाव पर किसी भी प्रकार से दृष्टि बना रहे हैं, अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। अब देखिए, चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव तो हो ही गया है। इसके बाद यदि चतुर्थ भाव पर पापी ग्रहों का प्रभाव हो और शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो, पापी और क्रूर ग्रह यानी सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु का यदि प्रभाव चतुर्थ भाव पर किसी भी प्रकार से पड़ रहा है तो वैवाहिक सुख में संशय आ जाता है। ठीक है, यदि चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, एक से अधिक शुभ ग्रहों का प्रभाव है और किसी एक पापी ग्रह की दृष्टि यदि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो फिर हमें यह देखना होगा कि शुभ ग्रह अधिक बली है या पापी ग्रह अधिक बली है। तो इसके और भी बहुत फॉर्मूले होते हैं, लेकिन सामान्यतः चतुर्थ भाव पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाएगा तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। ठीक है, तो चतुर्थ भाव पर कम से कम पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ना चाहिए और अधिक से अधिक शुभ ग्रहों का यदि प्रभाव होगा तो निश्चित रूप से वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। इसके अलावा और भी बातें देखना बहुत आवश्यक होता है, जैसे चतुर्थ भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, सप्तम भाव की क्या स्थिति है और नवमांश कुंडली के लग्न भाव की क्या स्थिति है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, किन किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, सप्तम भाव पर भी किन किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, सप्तम भाव का स्वामी जहाँ कहीं भी कुंडली में बैठा है उसकी क्या स्थिति है। और भी बहुत फॉर्मूले होते हैं, लेकिन प्राय ये हम आज जो समझ रहे हैं नवमांश कुंडली का चतुर्थ भाव, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए, पापी ग्रहों का प्रभाव कम से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर वैवाहिक सुख जीवन में प्राप्त हो जाता है। अभी यदि समझिए कि चतुर्थ भाव पर पापी ग्रहों का प्रभाव यदि अधिक होगा तो हम यह भी नहीं कह सकते कि तलाक होगा। हो सकता है कि उनके बीच में ना बनती हो, फिर भी वो दोनों साथ में रह रहे हों, तो तलाक के लिए और भी ग्रहों की स्थितियां देख लेना जरूरी होता है, लेकिन ये प्रायः वैवाहिक सुख के लिए हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।